तो स्टार्ट करें हम लोग। तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में, और प्रोटीन टारगेटिंग में हम लोग जो बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस आप सभी लोगों की हो गई है, और हमने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, आपका राइबोसोम में होती है। अच्छा, एक बात हम लोगों ने बात किया हुआ था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम में होती है, और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो होता है आपका दो तरीके से होता है, एक हो जाएगा आपका फ्री राइबोसोम हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका अटैच जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम हो जाएगा। तो ये दोनों जो आपके राइबोसोम होते हैं, आज हमें इनके बारे में भी देखना है कि अगर फ्री राइबोसोम वाला जो है उससे प्रोटीन कहाँ कहाँ पे जाती है, और आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है उससे प्रोटीन कहाँ कहाँ पे जाती है ना। तो हम जो कल पढ़े हुए थे थोड़ा वहां से उसको स्टार्ट करते हुए आज लास्ट तक हम लोग लेके चलेंगे, और डिटेल में बताएंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या हो जाएगा हमारा राइबोसोम ना। अब राइबोसोम अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि फ्री राइबोसोम जो होता है वो कहाँ काम करेगा, और आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है उसकी बात की बात है ना। हमने आपको बोला था ये क्या हो जाएगा आपका mRNA हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, इधर से क्या बन जाएगी आपकी प्रोटीन बन जाएगी, क्लियर। अब ये जो प्रोटीन बनी हुई है हमने आपसे बोला था ये क्या हो जाएगा आपका, अभी यहाँ पे ये राइबोसोम है, ये mRNA से जस्ट अभी प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन अभी ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हुई है ना। और हमने आपको बोला था कि जब प्रोटीन बने चाहे इसको ऊपर बना दो और चाहे इसको आप नीचे बना दो, तो हमने आपको बोला था कि एक एंड जो ऊपर वाला एंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एन टर्मिनल हो जाएगा ना, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका सी टर्मिनल हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, इसके ये टर्मिनल पे फार्मिल ग्रुप लगा होता है ना। आप सभी लोगों को मैंने डिटेल में बताया हुआ था कि यहाँ पे क्या लगा होगा, फार्मिल ग्रुप। तो जब इसको हम सब मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे क्या लगा देंगे, डीफार्मिलेज एंजाइम लगा देते हैं, और वो जो आपका फार्मिल ग्रुप लगा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये सारी कहानियां जो है हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को वाइस आ रही है क्या, क्लियर है ना। चलिए ठीक है ना, एकदम बेसिक समझिए, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हम लोग डिटेल पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारी जो प्रोटीन बन रही है कहाँ पे बन रही है, आपका राइबोसोम में बन रही है। तो हमने आपसे कहा कि ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा हमारा एन टर्मिनल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा सी टर्मिनल हो जाएगा। तो हमने आपसे एक बात ये बोला था कि ये जो प्रोटीन बन रही है ये सिंपल वे में आपका एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है ना। मतलब इसमें कुछ नहीं है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, दूसरा अमीनो एसिड तीसरे अमीनो एसिड से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, इस तरीके से जुड़ता गया है, और एक ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड की आपकी चेन बन गई है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये एन टर्मिनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सी टर्मिनल हो जाएगा। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो ये इसके एन टर्मिनल पे क्या हो जाएगा आपका फार्मिल ग्रुप लगा होता है, और हमने आपको बताया था कि जो फार्मिल ग्रुप लगता है वो अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप पे लगता है ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जब ये प्रोटीन बन जाती है तो इसके फार्मिल ग्रुप को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और एंजाइम क्या लगाते हैं हम लोग, डीफार्मिलेज। और हमने आपको बताया था एमिनो पेप्टाइडेज के बारे में भी, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया हुआ था। लेकिन ये बात जो हो रही है प्रोकैरियोट की है, मतलब जो फार्मिल ग्रुप लगेगा वो सिर्फ प्रोकैरियोट में लगेगा, ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर बताया हुआ है। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो वहां पे फार्मिल ग्रुप नहीं लगता है ना, ये सारी कहानी आप सभी लोग जानते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन बनी हुई है ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन, या फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। मींस ऐसी प्रोटीन जिसको अभी ये पता ही नहीं है कि उसे आगे चल के क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका क्या काम है क्या काम नहीं है, वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होगी, वो ग्लोब्यूलर में होगी, कौन सा काम करेगी कौन सा काम नहीं करेगी, अभी इसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बस जस्ट सिंपल वे में अभी आपका ये प्रोटीन बनी हुई है, अभी ये कुछ बना हुआ, अभी कोई काम नहीं किया हुआ है ना। तो हमने आपसे बात ये बोला था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोगों ने बात किया हुआ था ना, आपको बेसिक बताया हुआ था ना, हमने आपको बताया था जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो आपका चार तरीके से हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका प्राइमरी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका टर्सरी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका क्वार्टरली हो जाएगा। तो ये जो आपका अभी बताऊंगा बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा ना, ये तो सिर्फ अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। तो ये वाली जो प्रोटीन बनी है जस्ट राइबोसोम से जो प्रोटीन बनी हुई है ये टर्मिनल टू सी टर्मिनल, बिल्कुल देखिए आप एकदम लीनियर फॉर्म में है ना। जब ये एकदम लीनियर फॉर्म में है इससे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्लियर। तो सिंपल वे में हम बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए रटना मना है, अगर आप चाहेंगे
कि हम प्रोटीन टारगेटिंग को रट ले तो कभी नहीं रट पाएंगे, और अगर रट भी लेंगे हो सकता है कि आप रट के क्वेश्चन भी निकाल लें, ये भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको अगर रटेंगे तो प्रोटीन टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको कभी क्लियर होने वाला नहीं है। और अगर प्रोटीन टारगेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, एकदम सिंपल वे में समझना है। जैसे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस आपके दिमाग में चल रही है कि हाँ प्रोटीन सिंथेसिस इस तरीके से होती है, वैसे हमें ये भी देखना है कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, प्रोटीन की सॉर्टिंग अलग अलग ऑर्गेनेल में कैसे होती है, उनको हमें सिंपल वे में बस पढ़ते हुए जाना है। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन का आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमने आपसे बोला था कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा, और प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंपल वे में। तो एक बात तो सिंपल सी बात है कि अगर ये वाली प्रोटीन है, अगर सिंपल इसी को उठा के हम सेकेंडरी में रख दें, अगर इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो क्या सेकेंडरी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। मतलब प्राइमरी से कुछ चेंज तो करेंगे ना तो जाके वो क्या बनेगा, आपका सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी में आपने सुना होगा, दो चीज सुना है, एक सुना होगा आपने अल्फा हेलिक्स सुना होगा, और दूसरा आपने सुना होगा बीटा प्लेटेड सीट सुना होगा ना। अल्फा हेलिक्स सुना होगा और दूसरा आपने सुना होगा बीटा प्लेटेड सीट, बहुत डिटेल बताऊंगा, सब बात की बात है ना। तो कह रहे हेलिक्स, हेलिक्स मतलब क्या हुआ, हेलिक्स मतलब क्या हो जाएगा, सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, सर्पेंट। हेलिक्स मतलब आपका जैसे स्नैक होता है ना, अब देखिए स्नैक जो होता है पहले क्या होता है, आपका लीनियर होता है, लेकिन जब चलता है तो ऐसे ऐसे करके चलता है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो मतलब कैसे हो जाएगा आपका, ऐसे करके हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा ना। यही तो क्या हुआ, आपका हेलिक्स हुआ ना, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या आ रहे हैं, आपके टर्न आ रहे हैं ना। तो ये एक टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका, ये एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अच्छा देखिए एक बात यहाँ पे, अगर हम नेचुरली देखा जाए थोड़ा सा, तो ये देखिए अगर मान लीजिए ये क्या हो जाए हमारा, ये आपका ये टर्मिनल मान लें हम, इसको हम क्या मान लें, सी टर्मिनल। देखिए आप लोग सिंपल वे में प्रोटीन की स्ट्रक्चर ये आपका हो गया, सीधे हो गया ना। अब इसको हम जब सीधे लीनियर फॉर्म में कर देंगे, अगर हम इसको सीधे लीनियर फॉर्म में कर दें, इसको हम क्या मान लें, ये टर्मिनल, और इसको हम क्या मान लें, सी टर्मिनल। ये वो प्रोटीन है जो जस्ट राइबोसोम में जिसकी सिंथेसिस हुई है, बिल्कुल भी इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पकड़े ऐसे ना, पकड़ लिए और पकड़ के इसको हम ऐसे करके घुमाना स्टार्ट करें ना, इस देखो ऐसे इसको हम करके ऐसे करके घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं, राइट साइड कर रहे हैं ना। तो देखिए इसमें टर्न बन रहा है ना। जब ये टर्न बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, आपका राइट हैंडेड क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हम इसको छोड़ दें ऐसे करके, और अगर इसको हम लेफ्ट साइड घुमाना स्टार्ट करें तो क्या ये लेफ्ट साइड में नहीं बनेगा, ये लेफ्ट साइड में भी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से कुछ ना कुछ तो चेंज आया हुआ है ना। अगर प्राइमरी में बिल्कुल ये आपका लीनियर था, लेकिन सेकेंडरी में क्या बना हुआ है, आपका हेलिक्स बना हुआ है। हेलिक्स मतलब क्या हो जाएगा, आपका टर्न बना हुआ है, सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको हम राइट साइड भी घुमा सकते हैं तो भी आपका ये हेलिक्स बनेगा, और इसको हम राइट साइड घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा। और अगर ये वाला अगर इसको हम घुमा देंगे, लेफ्ट साइड घुमा देंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये अल्फा हेलिक्स के दो पार्ट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और वैसे अगर हम बात करते हैं तो जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है। मतलब जो मोस्ट ऑफ देम प्रोटीन्स होती हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स करता है। वो सब बात की बात है ना। अच्छा इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा ना, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, इनके बीच में क्या क्या टर्म होता है वो सब बात की बात है, जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे तब। अच्छा बीटा प्लेटेड सीट की हम लोग बात करते हैं, तो बीटा प्लेटेड सीट में हमने आपको देखा ना, जो नेट है ना, हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल का जो नेट होता है लगभग वैसी स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, बीटा हो जाता है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बाकी बात है। लेकिन हमने आपसे बोला था कि ये जो टर्सरी और ये जो क्वाटरनरी है ना, एक बड़ी बात ये आती है, हमने आपको बोला था कि ये जो प्रोटीन है, हम प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, और प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग भी कर रहे हैं ना। मतलब प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहे हैं और प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको अलग अलग ऑर्गेनेल में पहुंचा रहे हैं। तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया हुआ था, और हमने आपको ये कहा था कि अगर हम प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या प्रोटीन की हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बस इसको कर ही जा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो मैंने आपसे बोला हुआ था कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को ये पता ही नहीं है कि हमें आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कह सकते हैं कि अभी ये आपकी इमेच्योर प्रोटीन है। तो हमें क्या करना है, इस हर एक प्रोटीन का अपना फंक्शन होगा,
भाई कोई प्रोटीन आपका गोल्जी में जाएगा, कोई प्रोटीन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कोई प्रोटीन जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, कोई प्रोटीन जो है आपका पराक्सीसोम में जाएगा। तो हर एक प्रोटीन क्या होता है, अपना अलग अलग काम होता है, नहीं होता है क्या? तो सबके क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग काम हो जाते हैं। तो सेम बात आपका यहाँ पे है। तो हमें अगर ये प्रोटीन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में है, इस प्रोटीन को हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना पड़ेगा, नहीं भेजना पड़ेगा? अगर इस प्रोटीन का काम अगर हमें क्लोरोप्लास्ट में है, इसको क्लोरोप्लास्ट में भेजना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अगर इसका काम पराक्सीसोम में है तो पराक्सीसोम जानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर इसका काम माइटोकॉन्ड्रिया में है, अगर ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की है, तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में ही भेजेंगे ना। इसको अगर हम गोल्जी में भेज देंगे, इसको हम पराक्सीसोम में भेज देंगे, अगर इसको हम लाइसोसोम में भेज देंगे, तो कोई मतलब निकलने वाला है क्या? कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ना। तो मतलब उसके हमें करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजना है, उसके करेक्ट पोजीशन पे भेजना है कि कहाँ पे उसको हमें ले जाना है। एक तो बात ये हो जाएगी। वो तो उसके ले जाने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। बड़ा मुद्दा ये है कि हम प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कितने तरीके से करते हैं और कैसे करेंगे, वो बात की बात है। 3 क्वेश्चन हमारे पास में रहा है कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है उसको हम कैसे करेंगे। कैसे वाला बात की बात है। पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, है ना। ये सिंपल सी बात है। जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक आपको कभी भी प्रोटीन टारगेटिंग में या प्रोटीन मॉडिफिकेशन में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है ना। तो कह रहे हैं कि अगर ये टर्सरी की बात हो रही है, क्वार्टरली की बात हो रही है, तो हमने आपसे बोला मान लीजिए देखिए ये हमारा क्या हो जाए, एक सिंपल आपके लीनियर हो गया, है ना। अब जब ये लीनियर हो गया, इसको हम क्या करें, फोल्ड कर देना। इसको हम क्या करें, ऐसे करें अपने तरीके से, इसको क्या करें, हम फोल्ड कर देना, ऐसे करके हम फोल्ड करें, बिल्कुल ऐसे करके ना, देखिए एकदम इसको करके इसको हम फोल्ड कर देना। एक ही लिया हुआ है ना, एक ही लिया और करके एकदम बिल्कुल फोल्ड कर दिया ना। थोड़ा सा ये कम फोल्ड हुआ है, लेकिन इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया है कि इसमें स्पेस ही नहीं रह गया है। कैसे बन गया है आपका ये 3D का स्ट्रक्चर बन गया है। तो मतलब अगर हमने सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन लिया हुआ है और इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया है, किसका क्या बना दिया है, 3D स्ट्रक्चर बना दिया है। तो जब ये 3D स्ट्रक्चर बन गया है सिंगल चेन का, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्या हो जाएगी, हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो जाएगी। सिंपल वे में इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके लेंगे, ये क्या हो जाएगा एन टर्मिनल और ये क्या हो जाएगा आपका सी टर्मिनल, और इसको हम क्या करेंगे, घुमा देंगे, और घुमाने के बाद क्या हो जाएगा आपका ये देखिए बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। किसका, प्रोटीन का बोलेंगे। तो हमने एक बात ये बोला था, देखिए सिंपल वे में, अगर ये अल्फा हेलिक्स है तो आपको क्या लगता है कि हेलिक्स जो है ये अपने आप स्टेबलाइज रहेगा, ये अपने आप स्टेबलाइज नहीं रहेगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको बताऊंगा क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। तो जब ये अल्फा हेलिक्स में थोड़ा सा टर्न हुआ है, ये बिना बॉन्ड के अपने करेक्ट इस पोजीशन में नहीं रह सकता है। तो ये अगर 3D स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, तो क्या ये 3D स्ट्रक्चर बिना बॉन्ड के सर्वाइव कर पाएगा क्या? क्या बिना बॉन्ड के ये इस फॉर्म में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। मतलब अगर इसमें हम बॉन्डिंग पैटर्न नहीं करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा आपका, फिर से लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें बॉन्डिंग भी देना है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने फोल्डिंग नहीं की हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोल्डिंग नहीं की हुई है। बहुत ज्यादा फोल्डिंग कहाँ किया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा 2 बॉन्ड लग जाएगा। ये क्या लग जाएगा, हमारा कोवैलेंट लग जाएगा, और दूसरा क्या लग जाएगा आपका नॉन कोवैलेंट बॉन्ड लग जाएगा। नॉन कोवैलेंट में आप लोगों को बताया था बहुत तरीके आपके बॉन्ड होते हैं नॉन कोवैलेंट में, उसके बारे में आपको बताया था। और कोवैलेंट में जो सबसे मेन बात होती है वो मेन बात क्या हो जाती है, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग प्रोटीन और एमिनो एसिड पढ़ रहे थे तो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और कल वाले में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ना, कि आपका जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था सिस्टीन और सिस्टीन एमिनो एसिड जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ना, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, वो क्या हो जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर हम प्रोटीन मॉडिफिकेशन के मकसद की बात करें कि हम प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, तो ये बात पहला क्लियर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, प्रोटीन की फोल्डिंग करना है ना। पहला काम क्या करना है, यहाँ पे प्रोटीन की फोल्डिंग करना है ना। पहला क्या हो जाएगा मॉडिफिकेशन में, फोल्डिंग हो जाएगा ना, फोल्डिंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कोवैलेंट बॉन्ड अपने आप बनेगा नहीं, इसके लिए क्या लगेगा आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड लगेगा। ये क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ना, क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता ही था। तो कह रहे हैं एक हमने एक एक्सपेरिमेंट होता है, एफिन्सन एक्सपेरिमेंट, आपको बताऊंगा। कह रहे हैं कि ये जो फोल्डिंग हो रही है इसमें जो कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये भी करेक्ट बनने चाहिए।
अगर इनके बीच में इनकरेक्ट पेयरिंग हो गई तो ये जो आपकी प्रोटीन है ये फंक्शन नहीं कर पाएगी। मतलब अगर जो टर्सरी स्ट्रक्चर है अगर ये प्रोटीन फंक्शन करेगी तो 3D के फॉर्म में ही फंक्शन करेगी, और 3D के फॉर्म में तब फंक्शन करेगी जब इसमें करेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड और करेक्ट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड प्रॉपर तरीके से लगी होंगी। अगर इसके करेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगेंगे तो ये प्रोटीन जो है आपका फंक्शन नहीं कर पाएगी, और ये प्रोटीन क्या कर देगी, डिजीज कॉज कर देगी। समझ आ रहा है नहीं यार? मतलब क्या हुआ कि एक बात छोड़ो, फोल्डिंग ना हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये कोई काम करेगी। अगर ये फोल्डिंग भी होगी, इसमें कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो है अगर ये करेक्ट नहीं लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काम करके क्या कर देगी, आपका डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब जो आपके टर्सरी और क्वाटरनरी स्पेशली आपकी जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसको काम करने के लिए 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना कंपलसरी है, और 3D स्ट्रक्चर में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उसमें प्रॉपर कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड लगे होंगे, तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। इसलिए अगर प्रोटीन का हमें फंक्शन कराना है इसकी फोल्डिंग कराना जरूरी है, और अगर इसकी फोल्डिंग कराना है इसमें कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड प्रॉपर तरीके से बाइंड कराना होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो क्या करना होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है। तो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट हमें समझ में आया, एक क्या हो गया आपका फोल्डिंग हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाएगा। फोल्डिंग हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, चैपरॉन के बारे में बात करेंगे ना। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा चैपरॉन के बारे में, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। तो ये बात दूसरी हो गई। अगर हम क्वाटरनरी की बात करते हैं, सिंपल इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन, आप लोगों को बताया हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट आपका एग्जांपल होता है वो क्या होता है, मायोग्लोबिन। और आप जानते हैं मायोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है किसमें, मसल्स में, मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। तो ये तो बात हो गई आपकी टर्सरी की, सिंपल है ना, सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन है ये। अगर हम लोग क्वाटरनरी की बात करते हैं तो क्वाटरनरी में क्या करेंगे, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन लेंगे। क्या लेंगे, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड की ना। मतलब क्या हो जाए, मान लीजिए हमारा एक मार्कर ये हो गया, एक ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल ले लेंगे किसका, हीमोग्लोबिन ले लेंगे, तो इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, 4 मार्कर ले लेंगे। कितने ले लिए, 4 मार्कर। अब ये मार्कर है, ये तो फोल्ड नहीं होने वाला है ना, होगा कि तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। मान लीजिए हमने 2 अल्फा ले लिया और 2 ले लिया, क्या लिया, बीटा ले लिया, है ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात होती है तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। जब आपका स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो एम्ब्रियो बनेगा। तो जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उस टाइम पे भी हीमोग्लोबिन बनने लगती है। तो वहां पे जो हीमोग्लोबिन बनेगी वो भी आपका 4 पॉलीपेप्टाइड की ही बनेगी। लेकिन बात ये होता है कि वहां पे जो चेन होगी वो क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। अगर फिर जब क्या होगा, फीटल स्टेज आएगा ना, फीटल स्टेज में जब आएगा आपका 3 से 9 मंथ ना, बिफोर बर्थ। अगर हम लोग बिफोर बर्थ की बात करेंगे तो जो बेबी डेवलप हो रहा है, क्या आपको लगता है कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या, उसको भी क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑक्सीजन कहां से लेगा, वो ऑक्सीजन जो लेगा अपनी मदर से लेगा, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नहीं लेगा। तो जब वो मदर से लेगा तो भी आपको हीमोग्लोबिन की चेन की रिक्वायरमेंट है। तो जो वहां पे हीमोग्लोबिन लगेगा वहां पे भी आपके 4 पॉलीपेप्टाइड होंगी, लेकिन उसकी चेन क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। और अगर जब बच्चा, देखिए बेबी जो है जब उसका बर्थ होता है उसके पास देखिए उसका बॉडी का कलर बिल्कुल एक अलग तरीके से दिखता है ना, बिल्कुल एक अजीब तरीके से दिखता है। फिर धीरे धीरे जब वो बेबी बड़ा होता जाता है तो क्या हो, ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटा पहले वो बिफोर बर्थ के पहले उसमें हीमोग्लोबिन की चेन दूसरी थी और आफ्टर बर्थ तुरंत क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो क्या हो जाएगी आपकी, तुरंत चेंज हो जाएगी, तुरंत नहीं चेंज होती है। आप देखिए जब बेबी जब उसका बर्न होता है तो उसकी हार्ट बीट जो सांसें होती है बहुत तेज होती है ना, जैसे हम लोगों की नॉर्मल है, लेकिन उसकी क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो इसलिए तेज होती है क्योंकि उसके पास अभी जो हीमोग्लोबिन की चेन है वो क्या है, बिफोर बर्थ वाली है, ना कि आफ्टर बर्थ वाली। तो धीरे धीरे जैसे वो बेबी बढ़ता हुआ जाता है, बड़ा होता जाता है, जो ये आपका बिफोर बर्थ वाली हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी डिनेचर होती जाती है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपका जो एडल्ट वाली आपकी हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट होती जाती है। और जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग में क्या है, एडल्ट वाली है। और देखिए हम लोगों की बॉडी क्या है, रेडनेस है ना। तो कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन चाहे जिस स्टेज में हो सब में 4 पॉलीपेप्टाइड होगा, और बस ये बात की बात है, चेन क्या हो जाएगी आपकी, अलग अलग हो जाएगी।
तो कह रहे हैं कि अगर मान लिया एग्जांपल ले लें हम क्वाटरनरी क्या ले लें, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमने कहा कि आपकी क्या हो जाएगी, 4 पॉलीपेप्टाइड हो जाएगी, 2 आपके अल्फा हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। इनको भी हम पकड़ेंगे और पकड़ के हम क्या करेंगे, घुमा देंगे और सेम ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देंगे ना। तो जब सेम ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वाटरनरी हो जाएगा। अच्छा एक बात मैंने आपको बोला था, डिटेल बताया था कि जो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है ना, हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्लस ग्लोबिन, क्या हो जाएगा आपका हीम प्लस ग्लोबिन। मतलब हीम क्या है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ग्लोबिन क्या है आपका प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, मतलब ग्लोबिन आपकी प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन की तरीके से काम कर रहा है ना। हमने आपको ये भी बोला हुआ था कल वाले लेक्चर में कि मोस्ट ऑफ देम जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन 2 तरीके से हो जाएगी, एक सिंपल प्रोटीन और दूसरा क्या हो जाएगा कंजुगेटेड प्रोटीन। मोस्ट ऑफ देम वो प्रोटीन जो फंक्शनल प्रोटीन होती है, फंक्शंस करती हैं, वो क्या होती है आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन होती है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्वाटरनरी में भी क्या हो जाएगा आपका 3D स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। मतलब अगर प्रोटीन की हम फोल्डिंग नहीं करेंगे और करेक्ट फोल्डिंग नहीं करेंगे तो ना आपका टर्सरी स्ट्रक्चर बन पाएगा, ना आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन पाएगा। अगर टर्सरी नहीं बना, क्वाटरनरी नहीं बना तो प्रोटीन आपकी जो है वो कोई काम करने वाली नहीं है। इसलिए हमें क्या कराना है, प्रोटीन की फोल्डिंग भी कराना है और प्रोटीन की फोल्डिंग कराना है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना कंपलसरी है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि हाँ ये प्रोटीन की हम मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो बात आ रही है क्योंकि हमें क्या करना है, फोल्डिंग कराना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। अब एक बात मैंने अभी आपसे जिक्र किया वो ये किया, अच्छा इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे ना, सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहे थे कि अगर हम इसकी फोल्डिंग नहीं कराएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ना। बाकी डिटेल में हम लोग जब प्रोटीन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। हमने बात आपको कल भी बताया था कि जो प्रोटीन होती है आपकी 2 तरीके से हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी आपकी सिंपल प्रोटीन हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन हो जाएगी ना। प्रोटीन के क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा आपका सिंपल प्रोटीन हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी कंजुगेटेड हो जाएगी ना। तो सिंपल मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल मतलब क्या हो जाएगी अकेले होगी और कंजुगेटेड मतलब क्या हो जाएगी प्रोटीन प्लस क्या हो जाएगी इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ देम प्रोटीन जो फंक्शन करती है वो क्या होती है आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन ही होती है। और मैंने अगर मॉडिफिकेशन की केस में बात किया हुआ था तो 3 चीज बताया हुआ था आपको, प्रोटीन के साथ 3 चीज बड़े आराम से जुड़ सकते हैं, मिडल उडल की बात है। हमने आपको 2 चीज आपको बताया था, एक बताया था आपको ग्लाइकोसाइलेशन ना, क्या बताए थे ग्लाइकोसाइलेशन ना। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या हुआ, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन के 2 पार्ट हो जाएंगे ना, हमने आपको बोला हुआ था। ये क्या हो जाएगा आपका ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या हुआ, ग्लाइको मतलब ग्लाइकांस, ग्लाइकांस मतलब शुगर, मतलब प्रोटीन के साथ शुगर को जोड़ना प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी। तो मैंने कल आपको एक चीज बताया हुआ था, इंटरेस्टिंग बात बताया था कि आपका 2 टर्म आता है ना, एक क्या आता है ग्लाइकोप्रोटीन, क्या आएगा एक ग्लाइकोप्रोटीन आता है और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका प्रोटियोग्लाइकान ना, दूसरा टर्म क्या हो जाता है आपका प्रोटियोग्लाइकांस ना। इसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे ना। हमने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब हम बात कहाँ करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे सेल जंक्शन, सेल जंक्शन में हम लोग बात करेंगे ईसीएम और कैम ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन और सेल एडिशन मॉलिक्यूल, जब हम लोग पढ़ेंगे कैडहेरिन इंटीग्रिन ना, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मतलब ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, हम लोग बात करेंगे कोलेजन की बात करेंगे ना, लैमिनिन की बात करेंगे ना, इन सारी चीजों की हम जो फाइब्रोनेक्टिन की बात करेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों की हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन और क्या हो जाएगा आपका प्रोटियोग्लाइकांस, मतलब क्या हो रहा है दोनों में, दोनों क्या है शुगर प्लस प्रोटीन है, बस वो बात की बात है, किसी में शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और किसी में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो सब बात की बात है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो रही है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी आपका ग्लाइकोसाइलेशन ना। मतलब अगर हम शुगर के साथ प्रोटीन भी जोड़ रहे हैं या प्रोटीन के साथ हम शुगर भी जोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा आपका ग्लाइकोसाइलेशन करना होगा ना। तो अगला हमारा मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, अगला मॉडिफिकेशन हमारा हो जाएगा ग्लाइकोसाइलेशन। कैसे होगा वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात मैंने और आपको बताया था लाइकोप्रोटीन के बारे में, अगर लिपिड के, अगर प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, तो ये बात क्या हो गई प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, बाकी और बहुत सारी चीजें हमने आप लोगों को बताया हुआ था। तो कह रहे हैं कि फोल्डिंग करना जरूरी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ये 3-4 मेजर हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं, उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई कि हाँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हम क्यों करते हैं, और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हम नहीं करेंगे तो उससे क्या हमारा फायदा होगा और उससे हमारा क्या नुकसान
नुकसान होगा, होगी ना। अब हमें देखना है कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, हाँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। वो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करने के लिए उससे पहले हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हाँ इस प्रोटीन, भाई ये तो राइबोसोम में भी प्रोटीन बन रही है ना, इसको हमें कहाँ ले आना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके आना है ना। तो जब तक इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं लेके आएंगे तब तक प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक बात रही। इतना किसी कोई डाउट, आप लोगों को भी कोई डाउट, अगर किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। डन है सबको, क्लियर है? यस सर। क्लियर है आप लोगों को भी? अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और जैसे बता रहा हूं वैसे भी सुनूंगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ आ रहा है ना? अब देखिए, अब हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए। पहली बात तो हम जो काम करने जा रहे थे ये क्लियर हो गया कि हम ये काम करने क्यों जा रहे हैं। दूसरी बात हमें ये देखना है कि काम कहाँ करेंगे, ये भी तो है ना। ये काम हम कहाँ करेंगे, आपका गोल्जी बॉडी में करेंगे, और कहाँ करेंगे, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैंने आपसे बोला था कि मान लीजिए ये बना देते हैं हम यहाँ पे, एक आपको बनाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा बनाएंगे, आर या ACR? आर ना। आप लोगों को बताया ही था, बड़े समझदार हो गए हैं आप लोग, पढ़ने लगे लगता है। सही बात है ना, पढ़ने लगे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, पढ़ने लगे हैं, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है ना। बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ है लेकिन काम चलाऊंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है। हमने आपको एक बात और बताया था कि जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन आपका एक ये टर्मिनल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आपका सी टर्मिनल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहाँ पे आना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आना है। यही बोले हुए थे ना। हमने आपको बोला था कि अगर इस प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना है, उससे पहले हमने एक बात आपको बताया था। वो बताया था कि जो प्रोटीन का ये आपका हो रहा है, दो चीज बताया था ना। एक बताया था आपको कोड ट्रांसलेशनल ना, एक बताया था आपको कोड ट्रांसलेशनल ना। बना ही दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या बता समझ है, चलो समझा देता हूँ फिर बताता हूँ ना आपको ना। तो कह रहे हैं कि ये हमें पहला टारगेट क्या करना है कि ये जो एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है ना, यहाँ पे हम मान लेंगे एन टर्मिनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा सी टर्मिनल हो जाएगा। इसको कहाँ पे आना है, हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना है। तो जब इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना है तो क्या ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप तो नहीं आने वाला है। सिंपल सी बात है भाई, इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब दो तरीका हमारे पास हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम देखिए, कुछ पढ़ना होना नहीं है, चीजों को इससे समझना है। हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस प्रोटीन को हटा दें इस तरीके से, इसको हम अलग कर दें और अलग करके यहाँ पे लेके आए। एक तरीका ये हो सकता है हमारे पास इस पूरे राइबोसोम जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके आए। ये तरीका हो सकता है ना। और क्या तरीका हो सकता है, और कोई आता नहीं क्या, कोई आता नहीं। मतलब या तो इसको हम कट कर दें, टर्मिनेट कर दें, प्रोटीन को हम टर्मिनेट कर दें तो लेके आए, या तो फिर हम क्या करें, इसके साथ साथ जैसे बन रहा है वैसे वैसे क्या करें, इसको हम यहाँ पे लेते आए। तो हमने आपको दो चीज बताया था, एक बताया था कोड ट्रांसलेशनल और दूसरा बताया था आपको कोड ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने आपको बताया था कि कोड ट्रांसलेशनल होगा ना, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस के ड्यूरेशन में जब मॉडिफिकेशन होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोड ट्रांसलेशनल। तो मतलब कहने का है कि आपका ये RNA भी आएगा, ये राइबोसोम भी आएगा और ये क्या आएगा, आपका प्रोटीन भी आएगा। तो ऐसे तो नहीं आने वाला है भाई। अगर इसको हम लेके आएंगे तो क्या गारंटी है कि ये वाली प्रोटीन जो है ER पे ही आ जाए। ये प्रोटीन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकती है, ये प्रोटीन आपका गोल्जी में भी जा सकता है, ये प्रोटीन और भी जगह पे जा सकता है। तो हमें और जगह पे तो नहीं ले जाना है ना, हमें कहाँ ले जाना है, हमें ले जाना है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लेके जाना है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ले जाना है तो हमने आपसे बोला था कि जिस जहां पे भी जाना होगा, दो जगह पे यहाँ पे क्या होती है, कंजर्व सीक्वेंस होती है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी कंजर्व सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये जो कंजर्व सीक्वेंस होगी तो मतलब इसे क्या बोलेंगे, सिग्नल सीक्वेंस बोलेंगे ना। अगर एन टर्मिनल पे आपकी ये कंजर्व सीक्वेंस है, ये क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस,
और अगर ये सी टर्मिनल पे होगी ये क्या हो जाएगा आपका सी टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा ना। हमने आपको एक बात बताया था, अभी लिखवाऊंगा एक टेबल आपको लिखवाऊंगा ना, डिटेल लिखवाऊंगा कि एन टर्मिनल पे कौन सी आपकी सिग्नल सीक्वेंस लगती है और सी टर्मिनल पे कौन सी आपकी सिग्नल सीक्वेंस लगती है। तो एन टर्मिनल पे जो सिग्नल सीक्वेंस होंगी कौन सी सिग्नल सीक्वेंस किस आर्गेनिक लेके जाएगी और सी टर्मिनल पे कौन सी सिग्नल सीक्वेंस लगती है तो वो किस आर्गेनिक पे लेकर जाएगी, उसको मैं आपको एक टेबल है उस टेबल में आपको मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो हमने बात और बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ देम जो सिग्नल सीक्वेंस होती है वो कहां पे लगेगी आपकी एन टर्मिनल पे लगेगी ना, और अगर सी टर्मिनल पे लग रही है तो रेयर केस में होता है। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बताया था पराक्सीसोम के बारे में बताया था कि अगर सी टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस लगी हुई है तो ये प्रोटीन को कहां के लेके जाएगी, ये प्रोटीन को लेकर जाएगी आपका पराक्सीसोम में लेकर जाएगी। तो पराक्सीसोम में तो हमें नहीं ले जाना है ना, अभी हमें कहां लेके जाना है, आपको ले जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ देम केस की बात की हुई है, तो मोस्ट ऑफ देम केस की बात की है कि यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका ये टर्मिनल हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा अगर हमें ER पे लेके जाना है तो दूसरी सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगी, अगर हमें गोल्जी में लेके जाना है तो दूसरी हो जाएगी, लाइसोसोम में लेके जाना है दूसरी हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना है तो दूसरी हो जाएगी। समझ आ रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सिग्नल सीक्वेंस है वो हर जगह लेके जाएगी। बात क्लियर है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो एन टर्मिनल है इस एन टर्मिनल पे ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा, और ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा आपका एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा। कल वाले लेक्चर में आप सभी लोगों को मैंने ड्राफ्टिंग के फॉर्म में लिखवाया भी था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन टर्मिनल आपका सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा। तो जो एन टर्मिनल आपका सिग्नल सीक्वेंस है, अब देखने वाली बात ये है कि इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल ना। भाई कोई ना कोई ऐसी प्रोटीन तो आएगी जो इसको रिकॉग्नाइज करेगी। कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाली वही वाली आपकी सीक्वेंस है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेके जाना है। कोई जादू तो है नहीं हमारे पास। इसके लिए क्या लगेगा आपका, एक स्कैनर के तरीके से काम करेगी। कैसे काम करेगी, एक स्कैनर के तरीके से काम करेगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटीन आके लग जाएगी ना ऐसे करके, इस प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा आपका SRP ना, मतलब क्या हो जाएगा SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेगा, दूसरा ही काम और करेगा। हमने आपको बोला था ये जो SRP है ये क्या करेगा, एक्ट एज ए कैरियर के तरीके से भी काम करेगा। तो कैरियर तरीके से जब ये काम करेगा तो मतलब क्या करेगा, ये न सिर्फ यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये क्या करेगा पूरे कॉम्प्लेक्स को लेकर कहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे लेके आएगा ना। तो ये वाला पूरा आएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगा ना, यहाँ पहुंच जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा mRNA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी आपकी प्रोटीन हो जाएगी, ऐसे करके प्रोटीन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आपका सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा। केडीएल वीडियल के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका ये SRP हो जाएगा ना, ये क्या हो गया आपका SRP हो गया। अब जब ये SRP यहाँ पे आ गया है तो हमने आपको एक बात बताया हुआ था कि ये तो आपकी मेम्ब्रेन है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, तो इसको तो प्रोटीन को तुम्हें अंदर भी लेके जाना है ना। इस प्रोटीन को अंदर लेके जाना है तो SRP को रिसीव करने वाला भी कोई चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लगा होता है, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे SRP रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, SRP रिसेप्टर। मतलब ये कैसे काम कर रहा है, एक्ट एज ए लिगेंड के तरीके से काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एक्ट एज ए लिगेंड के तरीके से काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिसेप्टर हो जाएगा। तो ये जब इसको लेकर आएगा, इसको यहाँ पर लेकर आएगा तो इसको ये जो आपका SRP है, ये SRP कहाँ बाइंड हो जाएगा, ये SRP जो है बाइंड हो जाएगा किससे, SRP रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डिटेल में लिखवाऊंगा आप लोगों को, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझवा रहा हूँ। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो फिर डिटेल में एक करके मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात आ गई है तो फिर क्या होगा, ये पूरी चीजें क्या होंगी, अब प्रोटीन जो है क्या करके अंदर आएगी। ठीक है, अभी जो प्रोटीन है इसको हम ऐसे मिटा देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे पूरा अपना बाइंड हो गया है तो ये ऐसे करके कुछ बन जाएगा स्ट्रक्चर ना, ऐसे करके कुछ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे करके हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा mRNA हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपकी ये वाली जो प्रोटीन है ऐसे करके क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये राइबोसोम जो है क्या होगा, ये ऊपर ही लगा रहेगा। राइबोसोम इसके अंदर आएगा क्या, भाई एक ऑर्गेनिक कोई दूसरी ऑर्गेनिक थोड़ी नहीं जाएगी, ऑर्गेनिक तो आपकी बाहर ही रहेगी ना। तो मतलब क्या हो रहा है, ये वाला जो है आपका यहाँ पे ये अंदर आता जा रहा है।
जब आपका यहाँ पे ये अंदर आ गया है तो ये क्या हुआ, ऐसे पड़ी रहेगी क्या, ऐसे नहीं पड़ी रहेगी ना। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिग्नल पेप्टाइडेज लगा देंगे, और सिग्नल पेप्टाइडेज लगाने के बाद ये क्या है, इसको कट कर देगा और ये प्रोटीन जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से करके अंदर आ जाएगी। और जब यहाँ पे अंदर आएगी तो आपका अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन कैसे होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है कि ये वाली जो राइबोसोम में आपकी प्रोटीन बनी हुई है, राइबोसोम में जो प्रोटीन है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे आएगी, इसके बारे में एक सिंपल सी बात रही ना। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा इतना ना। तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, सबको क्लियर, आप लोगों को भी क्लियर हो गया है। और प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के लिए कैसे इस राइबोसोम की प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लेके आएंगे, मुझे लगता है ये बात भी सबको क्लियर हो गई है सिंपल में। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट, आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात मैं आपको और बताने वाला था, कल बताया था, थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बताया है इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ना हम लोग। तो हमने बोला क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन टारगेटिंग ना, क्या हो जाएगा, प्रोटीन टारगेटिंग ना, प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, हमने आपसे बोला था इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉपिंग बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूँ आधे घंटे से क्या होगा कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा, टाइप ना, टाइप हो जाएगा। प्रोटीन की टारगेटिंग के टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, आपको मैंने दो तरीके से बताया हुआ था। एक क्या हो जाएगा आपका कोड ट्रांसलेशनल है ना, ये हो जाएगा कोड ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल। अगर हम यहाँ पे बात करते थे इसको हम लोगों ने भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, एक क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम बात इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कल लिखवाए थे ना आप लोगों को, जो लोग कल वाले लेक्चर नहीं देखे हुए थे, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप सभी लोग रिकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, कल आपको डिटेल में सारी चीजों को मैंने समझाया हुआ था ना, लिखवाया भी था। आप लोगों में जो लोग कल लेक्चर नहीं देखे थे रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कोड ट्रांसलेशन और क्या हो जाएगा आपका कोड ट्रांसलेशन। तो कोड ट्रांसलेशन मतलब अभी प्रोटीन पूरी तरीके से बन नहीं पाई है, उसी ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, इसका मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है। और ये वाला क्या हो जाएगा, पूरी प्रोटीन बनने के बाद जब ये अपने डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब अपने अलग अलग आर्गेली पे या जिसको जहाँ पे जाना है अगर वहां पे ट्रांसपोर्ट होगी, ये क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया भाई, अगर प्रोटीन बन रही है तो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोगों को मैंने बताया ही था, ये क्या हो जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ईआर हो जाएगा। ईआर में क्या हो जाएगा आपका, ईआर में आपका रफ ईआर हो जाएगा, ये सीआर में आपको बताया था लिपिड के लिए होता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका गोल्गी हो जाएगा ना। तीसरा हमने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा ना। और चौथा क्या हो जाएगा आपका लाइसोसोम हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा आपका लाइसोसोम हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएंगे कोड ट्रांसलेशन में आ जाएगा। अच्छा लाइसोसोम क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं ना, लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। लाइसोसोम जनरली उसी के लिए होता है जैसे किसी भी मॉलिक्यूल हमें क्या करना होता है, डिग्रेड करना होता है, तो लाइसोसोम वहां पे काम करता है। इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, प्रोटॉन ना, प्रोटॉन एटीपीएच हम देते हैं, और प्रोटॉन एटीपीएच देके लगातार जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का जो कंसंट्रेशन है, जो पीएच है, एसिडिक पीएच है, उसको हम लगातार मेंटेन करके रखते हैं। कब प्रोटॉन एटीपीएच देंगे जब हम लोग लाइसोसोम पढ़ेंगे। अच्छा उसकी भी टारगेटिंग है, हमें हर एक ऑर्गेनिक टारगेटिंग पढ़ना है, हर एक ऑर्गेनिक टारगेटिंग पढ़ना है। लेकिन जब ये सारी आइडिया आपके माइंड में आ जाएगी तो उसकी टारगेटिंग पढ़ना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशन में प्रोटीन टारगेटिंग के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ना। एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ना, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, बहुत सारे अपने जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो सब कहाँ हो जाएंगे आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट की बात हम लोगों ने बात किया हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला रिक्वायरमेंट ना। रिक्वायरमेंट में क्या हो जाएगा आपके 3 सीक्वेंस हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका सिग्नल सीक्वेंस हो जाएगा, बिना सिग्नल सीक्वेंस के तो आपका होने वाला है नहीं ना। क्या हो जाएगा आपका सिग्नल सीक्वेंस, अभी मैं आपको इसको लिखवा रहा हूँ अलग अलग सिग्नल सीक्वेंस के बारे में। और इधर क्या हो जाएगा सिग्नल ना, सिग्नल सीक्वेंस रिसेप्टर ना, क्या हो जाएगा
सिग्नल सीक्वेंस रिसेप्टर हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके बात ही कर रहे थे ना। और तीसरी क्या हो जाएगी आपका प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगी ना। और प्रोटीन फोल्डिंग के लिए क्या लगता है आपका, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए आपका लगता है चैपरॉन लगता है ना। ये सारी चीजें आपको कल वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ था ना। बस आपको सिर्फ एक रिमाइंड करवा रहा हूँ ना, जो पीछे वाला है उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपका प्रोटीन टारगेटिंग ऐसा चैप्टर है, पूरा लिंक करके है। आप इसको एक अलग अलग आर्गेनली वाइज नहीं पढ़ सकते हैं ना, कि चलो ठीक है आज विंडो बाद में रेटिकुलम पढ़ लें, इसको आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे, प्राइसिस नहीं। चीजों क्या है अपना एक लिंक है। जब तक आप चीजों को लिंक नहीं समझ पाएंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी ना। तो जैसे सन आता है ना, तो सन आता है तो पूरी अपने लाइट को फैलाता है ना हर जगह पे। सेम चीज आपका यहाँ पे है, यहाँ से राइबोसोम से प्रोटीन निकलेगी तो अलग अलग आर्गेनिक फैलेगी, समझ रहे ना। अलग अलग आर्गेनिक में जानना है कि कैसे कैसे किस किस आर्गेनिक पे जाएगी ना। अगर हम आर्गेनिक वाइज याद करेंगे, अगर हम याद करेंगे तो फिर याद करने का तो भाई कोई बात ही नहीं है ना। याद नहीं करना है आपको, सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ कि चीजों को आपको समझना है। एक बार आपकी कॉन्सेप्ट माइंड में फीड हो गया है तो फिर जिंदगी में कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को फीड करना है, ना कि हमें क्या करना है, चीजों को रटना है। क्लियर है इतनी बात सबको। अब देखिए यहाँ पे तो सिग्नल सीक्वेंस के बारे में भी आपको बताया। ये क्या हो जाएगा आपका, दो साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एन टर्मिनल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पे क्यों होगा और सी टर्मिनल पे क्यों होगा, ये मैंने आपको बताया ही है। मोस्ट ऑफ देम सिग्नल सीक्वेंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके एन टर्मिनल हो जाएंगे, और रेयर केस में कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सी टर्मिनल होंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पैरासिस हो जाएगा ना। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया ही था। सिग्नल सीक्वेंस रिसेप्टर, भाई जहां पे जाएगा उसका अपना खुद का रिसेप्टर होगा, ऐसे तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपना रिसेप्टर हो जाएगा। अब प्रोटीन की फोल्डिंग करना है तो हमें चैपरान चाहिए, चैपरान वगैरह के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ना। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म रही, एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा प्रोटीन के लिए कि हाँ ये जो प्रोटीन बन रही है इसको हम किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसको हम कैसे राइबोसोम से ईआर के पास पहुंचाएंगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपका एसआरपी रिसेप्टर का क्या काम होता है, सिग्नल सीक्वेंसेज कैसे आपका एन टर्मिनल पे लगेंगी और सिग्नल सीक्वेंसेज कैसे आपका सी टर्मिनल पे लगेंगी। सिग्नल सीक्वेंसेज अगर एन टर्मिनल पे लगेंगी तो कहां कहां पे जाएगा, सिग्नल सीक्वेंसेज अगर सी टर्मिनल पे लगेंगी तो प्रोटीन कहां कहां पे जाएगी। कोड ट्रांसलेशनल क्या होता है, कोड ट्रांसलेशनल में प्रोटीन कहां कहां पे जाएगी और पोस्ट ट्रांसलेशनल में प्रोटीन कहां कहां पे जाएगी। ये एक बात है कैसे आपका होगा, ये बेसिक बात सब लोगों को क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पे जो है आपको जो मेन चीज बताना है वो बात ये बताना है कि प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, समझ आ रहा है ना। प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन 3-4 तरीके से होता है ना। तो वो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन 3-4 तरीके से होता है। अभी आपको बता रहा हूँ वेसिकल फॉर्मेशन कैसे होता है ना। वेसिकल फॉर्मेशन का भी आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, तो वो तो अभी बाद की बात है। पहले यहाँ पे एक बात और हम लोग खत्म कर लेते हैं, वो खत्म ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास राइबोसोम है, हमने अभी आपको बोला कि 2 राइबोसोम हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका फ्री राइबोसोम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम हो जाएगा। तो फ्री राइबोसोम जो है वो कहाँ पे जाएगा और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को कहां पे पहुंचाएगा, हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेते हैं ना। तो लिखिए आप लोग थोड़ा सा राइबोसोम, दो बना लीजिए। एक साइड आप बना लीजिए फ्री राइबोसोम इन साइटोसोल ना, एक साइड आप बनाइए फ्री राइबोसोम इन साइटोसोल। रख कर दो इसे, रख कर दो। सबका हो गया है ना, आप लोगों का भी हो गया है क्या? अगर आप लोगों का भी हो गया हो तो रख कर दूं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्या, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। अगर जब भी आपको लगे कि स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आप लोग बोल दिया करिए ना, क्योंकि मैंने आपको एक बार इसका जो है ओवरव्यू बताया हुआ था, डिटेल बताया हुआ था, बस लिंक कर रहा हूँ तो ओवरव्यू था ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। क्योंकि अगर यहीं पर रुक जाएंगे तो फिर आगे वाला बात बढ़ नहीं पाएगी ना। जहां भी आपको लगे कि मैं स्पीड में आपको बोल रहा हूँ वहां पे आप लोग बता दिया करिए ना। वैसे भी चाहे मैं जितना स्पीड में बोलूँ ऐसी कोई बात नहीं जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। चलिए आप लोग बात करते हैं राइबोसोम की, हम लोग बात करेंगे। तो राइबोसोम में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। आपका क्या हो जाएगा राइबोसोम ना, ये आपका 2 हो जाएगा। इधर बात करिए, आप इसको बना दें राइबोसोम बना देना। इधर क्या बन जाएगा हमारा, ये राइबोसोम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे में ना ये हो जाएगा राइबोसोम, इसको हम बनाते हैं राइबोसोम ना, राइबोसोम। और इसके हम लोग 2 पार्ट कर देंगे ना, क्या कर देंगे इसके हम 2 पार्ट कर देंगे। एक क्या हो जाएगा आपका, लिख लीजिए फ्री राइबोसोम इन साइटोसोल। क्या हो जाएगा आपका एक फ्री राइबोसोम ना, क्या हो जाएगा फ्री
राइबोसोम, 3 राइबोसोम इन साइटोसोल ना, साइटोसोल। और ये क्या हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम ना, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। ठीक है, अब इसमें लिखिए आप लोग, आपका जो ये वाला होता है ना, ये वाला, ये कहाँ पे जाएगा ना, ये कहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिना याद के काम चलेगा। ये कहाँ जाएगा आपका न्यूक्लियस में ना, एक इंटरेस्टिंग बात है, कहाँ जाएगा आपका न्यूक्लियस में ना, न्यूक्लियस में जाएगा। इसलिए आप लोग एक क्या जाएगा, देखिए हम यहाँ पे न्यूक्लियस में जाएगा। दूसरा लिखिए आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फिर क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग लिखिए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट की भी बात आएगी। ठीक है, एक बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियस, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ये किसके लिए हो जाएगा, 3 राइबोसोम के लिए हो जाएगा ना। और दूसरा लिखिए आप सभी लोग, यहाँ पे लिखिए दूसरा वाला लिखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखिए, इसको भी ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके सब बना दीजिए ब्रांच। ठीक है, ऐसे बना दीजिए। पहले लिखिए आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेक्रेटरी वेस्किल, फिर आप लोग लिखिए इंडोसोम, लाइसोसोम और पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम दोनों होगा, पैराक्सीसोम। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 3 राइबोसोम में साइटोसोल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन किससे बाउंड रहेगा, आपका यार वगैरह से बाउंड रहेगा ना। तो यहाँ ये अगर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम की बात करेंगे, ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगी। और अगर हम लोग बात करेंगे फ्री राइबोसोम इन साइटोसोल, ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपके छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे आपका डीपीटी वगैरह होता है या फिर ICMR वगैरह होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है ना। 3-4 लाइन लिखिए आप लोग इसी में, जो आपने बनाया हुआ है ना, इससे नीचे लाइन लिखिए आप 3-4 लाइन। देखिए ओवरव्यूज ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग, देखिए आप लोग बोले इन हायर यूकैरियोटिक सेल्स the initial sorting of protein to the ER take place while translation is in progress, इस लाइन का मतलब समझ आया। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग मार्क करिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग मार्क करिए। कह रहे हैं कि ये हो तो रहा है, सॉर्टिंग हो रही है, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो क्या है, प्रोग्रेस में है। अब अगर ट्रांसलेशन प्रोग्रेस में है, ये ट्रांसलेशन कौन सा हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन या पोस्ट ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको मार्क करिए। अगला लिखिए आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस ऑन फ्री राइबोसोम either remain in cytosol are transported to the nucleus, mitochondria, chloroplast or peroxisome. In contrast, protein synthesized on membrane bound ribosome.
protein synthesized on membrane bound ribosome are translocated or OR नहीं ARE or translocated directly into the ER। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग ER की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में फिट होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग RER की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं SER की, ठीक है। ER हो गया है ना। These contain ब्रैकेट लिखिए आप लोग, ER के ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट मतलब ER के बाद ब्रैकेट बनाइए आप लोग। These protein contain a signal sequence, which is cleaved during translocation, ब्रैकेट बंद कर लीजिए आप लोग।